नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 15 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। आज दो न्यूज़ मुख्य रूप से छाए हुए हैं पूरे पेपर में। पूरा इंडियन एक्सप्रेस खंगाल लीजिए, द हिंदू खंगाल लीजिए, आपको ज़्यादातर न्यूज़ इसी के आसपास मिलेगा। पहला न्यूज़ क्या है कि हु पेड द पार्टीज। इसका तात्पर्य ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिक कर दिया गया है कि किस किस ने कितना पे, किस पार्टी को पे किया है, किसने, ये अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया। धीरे धीरे होगा वो चीज़, लेकिन ये तो ज़रूर पता चल गया कि किसने सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे हैं। और न्यूज़पेपर जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके आधार पर यह भी बताया गया कि टॉप 5 जो डोनर हैं ना, जो इन्होंने बॉन्ड ख़रीदा है, उनमें से कम 3 के घर पे कभी न कभी आईटी रेड, 3 के कंपनी या फर्म या घर पे आईटी रेड या फिर ईडी, इन सब जो एजेंसियां हैं उन्होंने दस्तक दी थी। यानी कि कई सारे आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार जो है वो एजेंसियों को उपयोग करती थी डराने धमकाने के लिए। उसके पश्चात वो कंपनियां बॉन्ड खरीद लेती थी और फिर उनके ऊपर में नरमी बरती जाती थी। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारे बॉन्ड खरीदे हैं। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड खरीदे हैं उनमें कौन शामिल है, तो उनमें शामिल है सेंटियागो मार्टिन नामक एक आदमी है, व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1300 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है आज तक। 2019 से 2024 के बीच में 1300 करोड़ सबसे बड़ा अमाउंट इन्हीं का रहा है और इन्होंने बॉन्ड खरीदा है। ये क्या करते हैं, ये लॉटरी किंग के नाम से फेमस है। कोयम्बटूर जो है वहाँ पर इनका बिजनेस चलता है और लॉटरी किंग भारत का जाना जाता है। इनको लॉटरी का मुख्य रूप से इनका बिजनेस है। तो ये हैं जिन्होंने ख़रीदा है सबसे ज़्यादा बॉन्ड। सबसे ज़्यादा पैसे मिलने की अगर हम लोग बात करें तो किसको मिला है, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सेकंड नंबर पर टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस से ज़्यादा फंडिंग मिली है, ख़ासतौर से तब जब बंगाल का इलेक्शन जीता उसने पिछली बार, उसके बाद उसको फंडिंग काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है। उसके पश्चात कांग्रेस है, फिर बीआरएस है, फिर बीजेडी है, जिसको अलग अलग जगह अलग अलग समय पर चंदे मिले हैं। तो बस इतना ही इसमें जानिए कि किस किस ने कितना क्या ख़रीदा है। आपसे एग्ज़ाम में कंपनियों के नाम या ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस प्रकार से जो पूंजीवाद है क्रोनी कैपिटलिज्म। सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक शब्द यूज़ किया था, क्रोनी कैपिटलिज्म। इसका तात्पर्य ये होता है कि छोटे से कैपिटलिस्ट लोगों का समूह या नेताओं का समूह जो है वो आपस में गुटबंदी करके कई बार अपने पक्ष में फैसले लेते हैं सरकार के द्वारा, अपने पक्ष में फैसले करवाते हैं सरकार के द्वारा। तो ये इलीगल होता है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है ये। तो देखिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड को जब रद्द कर दिया गया है तो क्या इस फैसले का केवल एक ही पक्ष है कि बहुत ही सही किया गया रद्द करके? नहीं, इसका दूसरा पक्ष भी है। ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको दूसरा पक्ष दिख जाएगा। दूसरा पक्ष क्या है कि जितने पार्टियां हैं ये तो चंदा तो फिर भी देंगे। क्या ये रुक जाएंगे, चंदा देना बंद कर देंगे क्या? नहीं। अब किसके माध्यम से दिया जाएगा, तो एक और जो पहले वाला सिस्टम है इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल जो पे करने का एक पहले वाला सिस्टम है जिसे पार्टियों को पे किया जाता है, उसके द्वारा दिया जा सकता है, या तो काला धन ब्लैक मनी के द्वारा पे किया जाएगा। और अगर बड़े बिजनेस फर्म का देखेंगे तो रिलायंस, अडानी, टाटा, इन सब का तो नाम ही नहीं है इन सब लिस्टों में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये सब कंपनियां जो जिन्होंने पैसा दिया है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो ये लोग किसी और माध्यम से पैसा देते। तो यानी इलेक्टोरल बॉन्ड ख़त्म होने का एक अगर नुकसान आप देखेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि चुनाव में काला धन का फिर से बहुत बड़े स्तर पर प्रवेश होगा, ठीक है। ये भी एक इसका क्या है तो नुकसान है। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि जो सरकार जो है, जिसकी सरकार रहती थी उसी को एक पक्ष में सबसे ज़्यादा पैसा जाता था, जिसका सबसे बड़ा अब हमें प्रूफ मिला है कि देखिए यहाँ पर बीजेपी को 6000 करोड़ से ज़्यादा के चंदे मिले हुए हैं, जबकि बाकी सबको अगर आप जोड़ेंगे तो भी 6000 करोड़ नहीं हो पाता है। तो यानी इसका तात्पर्य ये भी है कि जो सरकार थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उसको ज़्यादा चंदे मिलते थे इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगा, ये भी इसका एक बेनिफिट होगा। साथ ही साथ इस तरह की चीज़ें जो ईडी और सीबीआई के द्वारा धमकाने के पश्चात जो पैसे वसूले जाते हैं, इस तरह की चीज़ों पर भी लगाम लगेगा और एक पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 19(1)(a) के उल्लंघन के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार को लेकर किसी एक्ट को जो रद्द किया गया उसके हाल फिलहाल में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड ही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिक आंसर में नहीं यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। ज़रूर यूज़ कीजिए उसको, इलेक्टोरल बॉन्ड को। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये लोकतंत्र को या संविधान को बचाने के हाल फिलहाल में किस तरह से जूझ रही है।
मैंने इस तरह का क्यों शब्द यूज़ किया भाई? क्योंकि पिछली बार बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में जीएस 1 पेपर में पहला सवाल पूछा था शॉर्ट आंसर में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लैंगिक रूढ़िवादिता से कैसे लड़ रही है। अब आप लोग बोलते हैं कि मेंस के लिए तो 6 ही महीने का करंट अफेयर पढ़ना होता है। बिल्कुल सही, 6 ही महीने का पढ़ना होता है, लेकिन कंसाइज करके कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने पहले के फैसले हैं रूढ़िवादिता संबंधित, लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित लड़ने का, उन सबको इस सवाल में, ऑप्शन में आपको सवाल में एग्जाम्पल के तौर पर लिखना था। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो लोकतंत्र या संविधान की रक्षा के लिए हाल फिलहाल में किस प्रकार से जूझ रही है। तो उसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने का। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अभी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जो सरकार ने कानून बनाया है, अब उसकी सुनवाई भी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या दिखाता है कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कंसर्न जाहिर कर रही है किस चीज़ को लेकर, कि लोकतंत्र को बचाने को लेकर, सरकार के अधिकार को रोकने को लेकर। और ये आज का जंग नहीं है, आज़ादी के तुरंत बाद के पश्चात ही शुरू हो गया था ये। नेहरू जी की गवर्नमेंट जब जाती है, उसके बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उससे पहले से ही आपको थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच खींचातानी दिखेगा। और ये खींचातानी जब तक समय है, जब तक ये देश है, जब तक संविधान है, तब तक चलता ही रहेगा। जहाँ पर ही पावर का डिवीजन होता है तो पावर कभी एक पक्ष में झुकता है तो कभी दूसरे पक्ष में झुकता है। बैलेंस हमेशा चलता रहता है, चेक एंड बैलेंस। तो इसको इसी परिप्रेक्ष्य में समझिएगा, थोड़ा सा ब्रॉड में। आंकड़ों, फैक्ट, किसने किसको दिया, किसने किसने लिया, इन सब राजनीति में नहीं उलझना है हमें, ठीक है। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो पैनल गठित किया गया था, उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति महोदया के पास में। किसको लेकर? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आज इसी पर हमारा आर्टिकल होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आर्टिकल। और इन्होंने क्या सजेस्ट किया है, इस पैनल ने सजेस्ट किया है कि 64 के करीब में राजनीतिक पार्टियों से पूछा गया कि आप इसमें पार्टिसिपेट, आप इसको हामी देते हैं या नहीं देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को। तो मैक्सिमम पार्टी ने 32 ने करीब में 32 ज़्यादा पार्टियों ने इसमें हामी भरी है और इसको बोला है कि ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ पार्टियों ने मना भी किया है। अगर राष्ट्रीय पार्टियों की हम लोग बात करें, राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब, आम आदमी पार्टी, ये जो अराष्ट्रीय पार्टियां जो हैं 6, इन 6 में से केवल 2 पार्टियों ने बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाना चाहिए। पहला किसने? पहला भारतीय जनता पार्टी ने बोला है और दूसरा एनपीपी जो नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, इन दोनों ने बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। रामनाथ कोविंद जी के पैनल ने कुछ सजेशन भी दिए हैं और इन्होंने कुछ बहुत ही बेहतरीन फैक्ट डेटा भी निकाले हैं। इन्होंने निकाला है कि जिस समय भी, जब तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान था, बाय डिफ़ॉल्ट आज़ादी के बहुत वर्षों बाद तक होता रहा, तब तक जीडीपी में 1.5% की ग्रोथ ज़्यादा देखी गई है। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो इलेक्शन बार बार होते हैं, इसका देश की शिक्षा प्रणाली पर भी असर पड़ता है, क्योंकि सरकारी शिक्षक जो होते हैं उनको बार बार इलेक्शन में अपॉइंट किया जाता है। इन्होंने ये बोला है कि हम 2029 ईस्वी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, 2029 ईस्वी से इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इसको वन नेशन वन इलेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि जब लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हो जाएगा, उसके 100 दिनों के भीतर हमें किसका इलेक्शन करवा लेना पड़ेगा? हमें नगर पालिका और पंचायत का भी इलेक्शन करवा लेना पड़ेगा, जिससे पूरा का पूरा देश का जो तंत्र है वो एक बार में इलेक्ट होकर आ जाएगा। जिससे क्या होगा? सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा, बार बार उनको अलग अलग जगहों पर तैनात नहीं किया जाए। जो हमारे जवान होते हैं बीएसएफ के या केंद्रीय पुलिस बल के, उनको बार बार मोर्चे से हटाकर कहाँ पर लगाना पड़ता है? तो देश के अंदर इलेक्शन ड्यूटीज़ पर उनको भेजना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कठिनाई उत्पन्न होती है। इन्होंने ये भी बोला है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, इसके प्रावधान को और भी हम डिस्कस करेंगे ही। ये रिपोर्ट नहीं पूछा जाता है जब तक वो लागू नहीं किया जाएगा। आपको रेफरेंस देना पड़ेगा इस रिपोर्ट को जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो 68 बीपीएससी मेंस में ये सवाल पूछा गया था, वन नेशन वन इलेक्शन। 67 में वन नेशन वन इलेक्शन। तो यूपीएससी भी पूछ चुकी है ये सवाल, ठीक है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि इसके जो प्रावधान है अलग अलग जो इसने सजेस्ट किए हैं, उसको बस ध्यान में रखिए, उसको रेफरेंस के तौर पर उपयोग करेंगे। कोई पीटी में नहीं पूछा जाएगा आपके इसके प्रावधान या रेफरेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग में आप इसका उपयोग करेंगे। इन्होंने ये भी बोला है कि जो विधानसभा है, विधानसभा और लोकसभा के लिए जो मतदाता सूची होती है वो एक ही होनी चाहिए और उसको तैयार कर लेना चाहिए हमें साथ में। अब इसका कंसर्न क्या है? कंसर्न पहला हो सकता है संविधान में बड़े स्तर पर संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें संशोधन कर क्या क्या करना पड़ेगा हमें, जहाँ पर हमें लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल जो हैं उसको लेकर हमें संशोधन करना पड़ेगा।
उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये तो संविधान संशोधन की बात हो गई। अगला क्या कंसर्न हो सकता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके दिमाग में ये पॉइंट आ जाए जिससे आप लिखते समय खुद भी लिख सकें। सबसे बड़ा कंसर्न आपको क्या दिख रहा है इसमें, मुझे बताइएगा। सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, संघवाद। संघवाद की भावना कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। क्यों भाई, इलेक्शन तो एक ही होगा तो फिर कमज़ोर कैसे हो जाएगा? इलेक्शन तो अभी भी हो रहा है तो कैसे कमज़ोर हो जाएगा? इस तरह से कमज़ोर होगा मुद्दा। जो राज्य इलेक्शन होते हैं, जैसे बिहार का अगर इलेक्शन होता है तो बिहार के लोकल मुद्दे होते हैं, उसमें पाकिस्तान का मुद्दा नहीं आता है। हाँ, यूपी इलेक्शन में पाकिस्तान का मुद्दा आ जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 के सितंबर में, उसके पश्चात यूपी इलेक्शन हुआ था तो उसमें पूरा सर्जिकल स्ट्राइक ही जूझ रहा था। बिल्कुल गूंजा है, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वी से पश्चिमी यूपी तक। क्या मिला है उससे? आपको गर्व महसूस हुआ, तो गर्व महसूस होकर आपका पेट तो नहीं भर सकता था ना। यूपी इलेक्शन में इसी चीज़ देखा गया था। यानी कि क्या है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ। किसी को भी खुशी ही होगी जब बदला लिया गया तो मुझे भी खुशी हुई भाई, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। राष्ट्रीय मुद्दे क्या करेंगे, राज्य के जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल इशूज़ हैं, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि बिहार का जो इशू होगा, उसका जो क्षेत्रीय इशू हो सकता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। जब राष्ट्रीय इशू आते हैं तो जैसे राष्ट्रीय इशू क्या क्या होता है भाई, राष्ट्र की सुरक्षा होती है, राष्ट्रीय इशू विदेश नीति हो सकती है, केंद्र सरकार का अपना कोई बड़ा मुद्दा हो सकता है, जैसे यूसीसी केंद्र सरकार का इशू हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी छोटे राज्य का भी हो, किसी बड़े राज्य का भी अपना इशू हो, लेकिन पूरे देश का तो यूसीसी इशू नहीं हो सकता है। हाँ, इस पर लड़ा गया है ज़रूर चुनाव। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर, जैसे तमिलनाडु राज्य ले लीजिए, वहाँ पर क्या इशू हो सकता है, वहाँ पर मान लीजिए गरीबी इशू है एक बहुत बड़ा। क्या गोवा में भी गरीबी इशू होगा? नहीं। तो यानी कि क्या होगा, मुद्दों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे जो हैं वो इंटीग्रेट कर जाएंगे, और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं जिसको लेकर इलेक्शन होता है, राज्य का इलेक्शन सही तरीके से अभी होता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और एक ही विचारधारा, एक ही पार्टी का बोलबाला स्थापित हो सकता है पूरे देश में, जो कहीं से भी सही नहीं होता है। लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, संघवाद के लिए कहीं से भी सही नहीं होता है। अब चलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित कुछ आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इसके और भी प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। और कुछ आर्टिकल हैं जिसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको जरा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर्टिकल 83 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला गया है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, जो रिकमेंड किया गया इस पैनल के द्वारा। आर्टिकल 172 इसमें क्या है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो राज्य विधानसभा है उसके जो कार्यकाल है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा हमें। उसके अलावा आर्टिकल 324A में भी संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें साइमल्टेनियसली इलेक्शन के लिए हमें प्रावधान को जोड़ना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए हमें संशोधन करना पड़ेगा कि उनका भी इलेक्शन एक साथ में हो, तो यानी कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा हमें किस चीज़ को लेकर, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कुछ आर्टिकल जो है उसको ध्यान में रखिएगा। और संसद जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा, तो चैप्टर 22, एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 22, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद तो आपका हो ही जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी इस तरह के आर्टिकल आते हैं 83 में अप्रॉक्स 90 जोड़िए तो आपको विधानसभा के पहुंच जाएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं उसमें अप्रॉक्स 90 या 91 जोड़ना होता है, तो आप किस पे पहुंच जाते हैं, तो हाई कोर्ट के आर्टिकल पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से केंद्र सरकार या विधानसभा या फिर संसद, इनके जो आर्टिकल होते हैं, जैसे संसद का आर्टिकल है उसमें आप 90 जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स में बार यूज़ कर रहा हूँ, आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो राज्य विधानसभा के मुद्दों पर पहुँच जाएंगे। सेम आर्टिकल उसी प्रावधान को लेकर। जैसे 83 में क्या बोला गया है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन होता है उसकी चर्चा। 172 में क्या बोला गया है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। तो लगभग में 90 के आसपास में अंतर रहता है इन दोनों में। तो ये एक टेक्निक होता है याद करने का, ठीक है। चलिए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। इसके पक्ष विपक्ष सभी मुद्दों को आज ही समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग पैनल का जो रिकमेंडेशन उसको एक दिन और ज़रूर करेंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर इसके बाद चर्चा हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में आज ही मैं कर दूंगा, जिससे आपका एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का अवलोकन। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसको बोला गया था कि आप क्या कीजिए, इस पर हमें रिपोर्ट दीजिए कि इसको हमें लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे के क्या केंद्रीय विचार हैं। यह अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करता है जहां प्रत्येक 5 वर्ष में सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ संपन्न होंगे। ये भारत में क्या हुआ है, होता था पहले। जब
नेहरू जी की गवर्नमेंट थी आज़ादी के पश्चात, तो पूरे देश में तो इलेक्शन एक साथ ही होते थे, है ना, और उसमें कोई बड़ा संकट भी नहीं देखा हमने। ये भी तो एक सच है। कौन सा ऐसा बड़ा संघवाद का संकट आपने नेहरू जी के ज़माने में देखा था? लेकिन नेहरू जी के ज़माने में संघवाद किसकी ओर झुका हुआ था? केंद्र सरकार की ओर झुका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ कमज़ोर थी उस समय, शक्तियाँ तो उतनी ही थी। सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेने से पहले हिचकता था। क्यों? क्योंकि सरकार में ऐसे नेतृत्व में लोग बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो सरकार ने कभी, सुप्रीम कोर्ट ने कभी उनकी नीयत पर शक नहीं किया। दिक्कत तब से शुरू हुआ ना, जब से अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और फिर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है। उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन का भरमार ही देखेंगे। नेहरू जी के ज़माने में ही शुरू हो गया था। उसके पश्चात क्या हुआ, तो ड्यूरेशन चेंज होता गया। फिर राज्य में सरकारें गिरने लग गई, क्षेत्रीय पार्टी का उदय होने लग गया, जिससे क्या हुआ, अस्थिरता की स्थिति बनी राज्यों में और समय सबका अलग अलग होते चला गया। ठीक है, विचार यह है कि चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए जिससे समय संसाधन सबकी बचत हो। पृष्ठभूमि क्या है? यह विचार 83 में ईस्वी में आया था, जब निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश किया था। कब आया था सबसे पहली बार? 83 में। हालांकि 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक सामान्य परिदृश्य रहा है। 1967 लोकसभा का प्रथम आम चुनाव सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 51-52 में एक साथ आयोजित कराए गए थे। यह अभ्यास 57, 62, 67 में आयोजित अगले 3 आम चुनाव में भी जारी रहा और उसमें कोई बड़ा हमने राजनीतिक संकट नहीं देखा था। ये भी सच है। उस समय तो देश के पास संसाधन भी कम थे। उसके हिसाब से तो सबसे शानदार एग्जाम्पल था ये किसका? वन नेशन वन इलेक्शन करवाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण था कि भाई अभी संसाधन कम है तो एक ही साथ इलेक्शन करवा लो। अब भी तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्या दुनिया में और कहीं नहीं होता है? क्या होता है भाई, देखेंगे। लेकिन 1968 और 69 में कुछ विधानसभा ने समय पूर्व विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया। 1970 में स्वयं लोकसभा का चुनाव पूर्व विघटित हो गया। 71 में नए चुनाव आयोजित कराए गए। इस प्रकार 70 तक केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय लोकसभा ने 5 वर्ष का नियत कार्यकाल पूरा किया। उसके पश्चात धीरे धीरे मामला बिगड़ने लग गया। विश्व में अन्य जगहों पर एक साथ चुनाव। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। स्वीडन के राजधानी विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल और स्थानीय नगर निकाय सभी जगहों पर एक ही साथ हो। वहाँ पर तो डेट भी फिक्स कर दिया गया है। क्या है कि हर 4 वर्ष बाद सितंबर माह में दूसरे रविवार का आयोजित किया जाता है। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल की स्थिरता एवं पूर्व नियमितता की भावना प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद नियम 2011 पारित किया गया। इससे प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को, उसके बाद हर 5 वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित करवाया जाएगा चुनाव। यानी कि हमारे पास दुनिया में ऐसे सफल लोकतंत्रों का एग्जाम्पल है जिन्होंने इस तरह के काम करके क्या किया है, सफलतापूर्वक वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट करवाया है और लोकतंत्र भी वो सफल हैं। स्वीडन सफल लोकतंत्र है भाई, ब्रिटेन सफल लोकतंत्र है। तो ये तो कुछ अच्छे उदाहरण भी हो गए हमारे पास। ठीक है, एक साथ एक चुनाव या विभिन्न लाभ क्या होते हैं? शासन विकर्षण को कम करना, बहुत घटिया हिंदी शब्द है। मतलब कि जो सरकार है वो काम करने पर ध्यान दे, ना कि इलेक्शन पर। अभी हमारी जो भारत सरकार है या राज्य सरकारें हैं वो साल भर इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। अलग अलग रैलियां होते रहते हैं, भाषणबाजी होता रहता है। जैसे ही इलेक्शन आता है आप देखेंगे किस तरह का विकृत माहौल हो जाता है देश में। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि सरकार जो है वो कंसंट्रेट करे गवर्नेंस पर, न कि इलेक्शन पर। आदर्श आचार संहिता का प्रभाव, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये जब लागू होता है तो पूरी मशीनरी किसके हाथों में? इलेक्शन कमीशन के हाथों में। तब इसलिए भी क्या होता है कई बार कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण सरकार के हाथ पांव बन जाते हैं, काम नहीं हो पाता है, योजनाओं की घोषणा नहीं हो सकती है, नई योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। बहुत सारा उठा पटक और फेरबदल इसके बाद होता है। अभी देखिएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही कितने सारे ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्शन कमीशन करती है ना। दोनों स्थानीय स्तर प्रमुख नीतिगत निर्णय विलंब का कारण बनते, जहाँ तक कि चल रही परियोजनाओं में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक मुद्दा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करना, बार बार चुनाव आयोजित कर राजनीतिक भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिए उल्लेखनीय मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता होती है और अभी तो धन जुटाना शुरू कर दिया है सभी पार्टियों ने। ठीक है, एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च व्यापक कमी आ सकती है, इससे बार बार धन जुटाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अब यहीं पर रुककर एक चीज़ को जोड़ते हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जब जब चुनाव आते थे तब तब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की संख्या अचानक से बढ़ जाती थी। अगर केंद्र सरकार का चुनाव है तो
पूरे देश भर में खरीदे जाते थे। अगर स्पेसिफिक राज्य का है, जैसे तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु की कंपनियों के अचानक से बॉन्ड खरीदने की संख्या ज़्यादा देखी गई है। जैसे तेलंगाना में है तो हैदराबाद की कंपनियां ज़्यादा बॉन्ड खरीद रही थी। जैसे अगर बंगाल में है तो बंगाल की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा बॉन्ड खरीद रही थी, यानी कि चुनावी खर्च भी इसके कारण प्रभावित होता है। लागत बचत और चुनावी अवसंरचना 1951-52 में जब लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए तो इसमें 53 राजनीतिक दलों लगभग 1874 प्रत्याशियों ने भाग लिया तथा चुनाव का व्यय 11 करोड़ रुपए रहा। 11 करोड़ आज एक छोटे मोटे विधायक जो महोदय बनते हैं ना, माननीय, वो खर्चा कर देते हैं। तो 11 करोड़ में पहला इलेक्शन हुआ। तो पहला इलेक्शन का कहानी पढ़िएगा ज़रूर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर दिया हुआ था। बहुत मेहनत से पहला इलेक्शन करवाया गया था। जब चुनाव का लिस्ट तैयार करवाया गया था ना वोटर्स का, तो उसमें कई सारे लोग, मैंने इससे पहले ही बताया था, महिलाएं जो हैं वो अपना नाम नहीं बताती थी भारत में पहले, तो उन्होंने लिखा दिया था रिंकू की बुआ, टुन्नू की मौसी, इस तरह का अपना नाम लिखा दिया था। फिर से चेंज करके पूरा बनवाना पड़ा था क्या, तो वोटर लिस्ट। तो पहला चुनाव ही था। 11 करोड़ रुपए उसमें खर्चे आए थे। अगर आज का देखेंगे हम लोग तो खर्चा तो कोई एडीआर के हिसाब से 60,000 करोड़ खर्चे किए गए हैं। 60,000 करोड़ छोटे मोटे देशों के जीडीपी का आधा हिस्सा होता है। तो 60,000 करोड़ एडीआर ने जो बोला है कि करीब में खर्चे किए गए। उम्मीदवार भी बढ़ गए हैं, 9,000 करीब में उम्मीदवार पार्टिसिपेट करते हैं और ये सही भी होता है। मुझसे अगर पूछिए खर्चा को देखकर अगर बाकी चीज़ों को पर हम ध्यान दें तो ये इलेक्शन है, यही तो हमारे लोकतंत्र की प्राणवायु है। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट, 9,000 की जगह 10,000 भी हो, भाई क्या जा रहा है। हर किसी को हक है लड़ने का और लोगों के पास चॉइस भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। कोई ये चीन तो है नहीं कि 4 उम्मीदवार सरकार ने खड़ा कर दिया, उसमें से एक को आप दे दो वोट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सही संकेत भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों को देखिएगा। हाँ, खर्चा ज़रूर कम होना चाहिए क्योंकि इस खर्चे को हम कहीं और भी उपयोग कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये पैसे देकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का भी हमें मामला दिखाता है। सरकार के हिसाब, चुनाव आयोग के हिसाब से जितना खर्च का सीमा तय किया गया है उस सीमा का तो खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अगला देखिए क्या है कि नागरिकों की सुविधा, एक साथ चुनाव होने से मतदाता सूची से नाम गायब के संबंध में नागरिकों की चिंताएं कम हो जाएंगी। उसके बाद क्या बोला गया है कि कानून प्रवर्तन संस्थाओं का इष्टतम उपयोग होगा। जो बार बार तैनाती वगैरह होता है उसका भी सही होगा, भाई बार बार तैनात नहीं करना पड़ेगा। हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लग सकता है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का तात्पर्य होता है विधायक और सांसद माननीयों को बोली लगाकर खरीदना, हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। राज्य सरकारों के लिए वित्तीय स्थिरता होगी इससे कहीं न कहीं, और व्यय कम करना पड़ेगा। अब इससे जुड़ी हुई चिंताएं कौन सी है? संवैधानिक चिंताएं और मध्यकाल का पतन। मान लीजिए जैसे बिहार में नीतीश बाबू सरकार बदलते रहते हैं, इस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद बदला गया तो उसका फिर क्या होगा? क्या जो सरकार गठित की जाएगी वो बाकी कार्यकाल के लिए होगी या 5 वर्षों के लिए पूरी की पूरी होगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिसके लिए 1883 में और आर्टिकल 172 में संशोधन करना पड़ेगा हमें, जो इस पैनल ने भी रिकमेंड किया है। संविधान संशोधन कोई बड़ी बात तो है नहीं, संशोधित किया जा सकता है और इसमें हम ये कर सकते हैं कि भाई बाकी बचे हुए जो कार्यकाल है ना, जैसे मान लीजिए बीच में नीतीश बाबू छोड़कर चले गए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ नीतीश बाबू का, मुझे उनसे कोई झगड़ा लड़ाई थोड़ी ना हुआ है मेरा भाई, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए सरकार गिर गई कहीं पर भी, चलिए राजस्थान की सरकार गिरा देते हैं, राजस्थान की सरकार गिर गई। अब उसके पश्चात जो सरकार बनेगी वो क्या करेगी? बाकी कार्यकाल को पूरा कर लेगी। अभी क्या ये वर्तमान में होता है? बिल्कुल होता है। पंचायतों में यही तो होता है। पंचायतों में अगर किसी कारणवश कोई सरकार अगर चली जाती है अपने कार्यकाल के दौरान ही, तो जो नई सरकार बनती है वो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए गठित की जाती है। ओएनई को लागू करने में लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां होंगी। इतने सारे वोटर मशीन, इतने सारे जो अलग अलग हमें इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो कैसे हम अरेंज करेंगे? हर सेंटर पर हमें 2-2, 3-3 वोटिंग मशीन चाहिए होगा। तो ठीक है, वो 1 टाइम का खर्चा होगा, 1 टाइम का ही तो खर्चा होगा। और जो बार बार चुनाव का आयोजित करने में खर्चे होते हैं, अगर उन सबको हम कैलकुलेट करें तो हमें तो ये खर्चा बहुत कम लगेगा भाई, है ना। संघवाद संबंधी चिंताएं और विधि आयोग का निष्कर्ष, बस यहीं पर रुक जाइए। फेडरलिज्म संबंधी चिंताएं सबसे बड़ी चिंता जाहिर की गई है। ओएनई की अवधारणा संघवाद की अवधारणा से टकराव है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखने के विचार के विपरीत है। एक साथ चुनाव राज्य सरकार की स्वायत्ता स्वतंत्रता पर हमला है। इससे न केवल संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है बल्कि केंद्र और राज्य के बीच हितों का टकराव भी बढ़ सकता है। स्थानीय मुद्दे दबेंगे और जब मुद्दे दबते हैं तो कहीं न कहीं अशांति फैलती है उससे। जब राज्य के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, जब स्थानीय मुद्दों को आवाज़ नहीं दी जाती है,
तब क्या होता है, कहीं न कहीं संघर्ष बढ़ता है समाज में, और उस संघर्ष से क्या अशांति उत्पन्न होती है। राज्य सरकारों के कार्यकाल अलग होंगे। कुछ राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष उपबंध सौंपे जाते हैं। उनके लिए क्या किया जाएगा। न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने बताया कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर एक चुनाव संपन्न कराना व्यवहार्य नहीं लगता है। इसके लिए संविधान जनप्रतिनिधि 1951 और लोकसभा राज्य विधानसभा की प्रक्रिया नियम संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसका रिकमेंडेशन कोविंद पैनल ने दिया है। ओके, ये पूरा ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि चुनाव की पुनरावृत्ति से और लोकतांत्रिक लाभ होता है। बार बार चुनाव आयोजित करने से क्या होता है, लोकतांत्रिक लाभ भी होता है। कहीं ना कहीं लोगों को सरकार और जो वर्तमान की राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके प्रति रोष प्रकट करने का भी मौका मिलता है। और क्या होते हैं, डीजल पेट्रोल सस्ते होते हैं, गैस सस्ते हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव आता है सब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। इसमें तो 5 साल बाद ही फिर सस्ता होगा। जैसे मान लीजिए 24 में क्या हो रहा है, तो इलेक्शन हो रहा है कि अपने लोकसभा का। अब 26 ईस्वी में फिर क्या होगा, 26 में फिर विधानसभा का इलेक्शन होगा ना, तो यूपी का विधानसभा का, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो वो फिर नहीं होगा, है ना। पक्षपातपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना हो जाएगा। इससे कहीं न कहीं ऐसा बताया जा रहा है। लागत, निहितार्थ और आर्थिक विचार भी, इस पर भी चिंता किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें इस पर लागत लगाना पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे। तो इसका पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दों को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा इस टॉपिक को। आज इस टॉपिक के सारे मुद्दे मैंने आपको समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। याद मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा इस टॉपिक को। अगले टॉपिक पर चलिए, देखिए क्या है अगला मुद्दा। अगला जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है, देखिए UNDP, ये क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक इंडेक्स जारी करती है, जिस इंडेक्स से BPSC को बहुत ही गहरा प्रेम है, बहुत ही गहरा लगाव है। क्या है ये, इसको बोला जाता है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI जब बोला जाता है तो HDI के स्कोर, HDI की रैंकिंग हर साल ही लगभग में हर दूसरे तीसरे साल BPSC वगैरह एग्ज़ामों में पूछे जाते रहते हैं। तो क्या इसको हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और ये जो इंडेक्स होते हैं HDI, ये आपको आंसर राइटिंग में मदद करते हैं। इकोनॉमिक्स में अलग से टॉपिक ही पढ़ा जाता है HDI। सही सुन रहे हैं आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की रैंकिंग कितनी है, 134 नंबर पर हम बैठे हुए हैं। इकॉनमी में हम कितने नंबर पर हैं, दुनिया की 5वीं। आर्म एमुनेशन में, सैन्य शक्ति में दुनिया की 4थी बड़ी सबसे शक्ति हैं हम। पॉपुलेशन में टॉप पर हैं हम। और किन चीज़ों में, और देखिएगा इधर मैं समझाता हूँ। यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया के 3री सबसे बड़ी देश हैं हम। और उसके अलावा जो नए नए इनोवेशन इंडेक्स जो निकलता है, उसमें भी हम टॉप 40 में आते हैं। जर्मन वॉच का जो जलवायु परिवर्तन को लेकर एक इंडेक्स निकलता है, इसमें जलवायु पर, उसमें भी हम टॉप 10 के आसपास में आते हैं। इंडेक्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लोकतंत्र वाला जो इंडेक्स है, उसमें भी हम कोई ख़राब पर नहीं है। अमेरिका और इन सब देशों के साथ थोड़ा सा मतलब कमियों के साथ वाला लोकतंत्र में हम लोग कहाँ पर हैं, तो 40 या 41वें पोजीशन पर हैं। देख लीजिए एक बार कितने पोजीशन पर हैं। लेकिन HDI जैसे जो मूलभूत इंडेक्स होते हैं, हंगर इंडेक्स जैसे मूलभूत इंडेक्स होते हैं, इसमें हम पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ते हैं? सबसे बड़ा उसमें पिछड़ने का कारण ये है, वो है हमारी जनसंख्या। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम कितना भी प्रयास कर लेते हैं तो संख्या के कारण से हम कहीं न कहीं नीचे खड़े होते हैं। हमारे बगल में कौन सा देश, श्रीलंका, जिसको बिल्कुल बैंकरप्ट एक तरह से घोषित कर दिया गया था और कुछ भी नहीं था उसके यहाँ, वो भी इस रैंक में, श्रीलंका हैज़ बीन रैंक्ड मच अहेड एट 78 पोजीशन पर कौन है, श्रीलंका है। और हम कहाँ पर हैं, 134th रैंक पर हम हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक चिंता का सबब होना चाहिए। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करती है, और ये क्या है, क्या क्या प्रावधान होते हैं इसमें, कौन कौन से इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं, उसको ज़रा डिटेल में समझिए। कई बार डायरेक्ट ये मेंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि भारत जो है वो 2021 में 135वें रैंक पर था, अभी 134वें रैंक पर हैं हम। तो एक रैंक का हमने सुधार किया है और 193 देशों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से हम कहाँ पर हैं, तो 134वें पर हैं। टॉप पर अगर हम लोग बात करें तो स्विट्ज़रलैंड हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1। स्विट्ज़रलैंड जो है वो टॉप पर आई है, पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड का नाम।
बांग्लादेश जो है वो 129 पर है और भूटान जो है वो 125 पर है। चीन जो है वो 75 रैंक पर है और हम कहाँ पर हैं तो 134वें रैंक पर हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ इसमें सुधार करना पड़ेगा भाई, और क्या है, इसको लेकर भी हम लोग काम करेंगे। चलिए देखिए HDI क्या होता है। HDI जो होता है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दुनिया भर के विभिन्न देशों में मानव विकास का स्तर मूल्यांकन का तुलना करने के लिए सृजित एक समग्र सांख्यिकीय मापक है। मतलब कि अंकों के आधार पर हम अलग अलग देशों के मानव विकास को नापते हैं, मानव के विकास को नापते हैं। मानव विकास की अवधारणा जो होता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा से कहीं बड़ी है। डेवलपमेंट अलग होता है और ग्रोथ अलग होता है, तो ये डेवलपमेंट का इशू है। ठीक है, 1990 में GDP जैसे पारंपरिक आर्थिक मापकों मानव विकास के व्यापक पहलू विचार नहीं करते थे। इसी के बाद इसको लाया गया कि भाई GDP में आप किसी की कमाई किसी देश का नाप सकते हैं, लेकिन उस देश के इंसानों का जीवन आप नहीं नाप सकते हैं GDP में। GDP एक बहुत ही ख़राब अवधारणा मापी जाती है डेवलपमेंट विकास के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई उसका वैल्यू ही नहीं होता है। GDP आपकी 5 ट्रिलियन होने वाली है और आप HDI में 134 रैंक पर हैं, तो यानी कि लोगों का जीवन आप अभी भी नहीं सफल कर पाए हैं, सही तरीके से नहीं बदल पाए हैं। ये इसका एक सीधा सीधा उदाहरण होता है। HDI 3 पहलुओं में किसी देश की औसत उपलब्धि का आकलन करता है। सुदीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, पहला क्या रखा गया इसमें, सुदीर्घ और स्वास्थ्य जीवन। दूसरा रखा गया ज्ञान यानी कि एजुकेशन वगैरह की चीज़ें। तीसरा रखा गया है जीवन का एक सभ्य स्तर, जीवन का एक सभ्य स्तर। ये 3 मूलभूत चीज़ें मानव के विकास के लिए ज़रूरी होती है, ये अभी भी हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। उपराष्ट्रीय HDI दर्शाता है कि जहाँ कुछ राज्यों ने व्यापक प्रगति की है वहीं अन्य अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम देश के स्तर पर भी HDI वगैरह निकालते हैं। सूचकांक दिल्ली में शीर्ष स्थान पर है जबकि बिहार सबसे नीचे रहा है। देश के अंदर जो हम HDI निकालते हैं, उल्लेखनीय है कि पिछली HDI रिपोर्ट के विपरीत बिहार अब निम्न मानव विकास वाला राज्य नहीं रह गया है। बिहार ने भी HDI वगैरह में काफ़ी सुधार किए हैं। मानव विकास की प्राप्ति में भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। आर्थिक विकास का असमान वितरण है अभी अपने पास। भारत में सिर्फ 10% जो आबादी है उसके पास देश के 77% संपत्ति है, यानी कि असमानता बहुत ज़्यादा है। सेवाओं की निम्न गुणवत्ता है अपने देश में अभी भी। स्वास्थ्य और शिक्षा का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ, इसकी बात हो रही है। देखिए भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि एजुकेशन में भी सिस्टम बिहार से लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक प्रयास कर रही है। हेल्थ को लेकर भी आयुष्मान भारत जैसे बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम वो क्वालिटी एश्योर नहीं कर पाए हैं कहीं न कहीं। ओके, उदाहरण के लिए जबकि देश के प्राथमिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन की स्थिति प्राप्त कर ली है, शिक्षा गुणवत्ता का स्तर निम्न बना हुआ है, जिसका गुणवत्ता के निम्न स्तर का आप कहाँ से पुष्टि कर सकते हैं, असर के रिपोर्ट से कर सकते हैं। और सार्वभौमिक नामांकन ये क्या होता है, तो यानी कि 100% नामांकन तो अब होता है स्कूल में, जितने बच्चे होते हैं सब नामांकन तो कम से कम लेते ही हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का भी अभाव है। प्रभावी शैक्षणिक अवसंरचना का अभाव है। उचित पोषण की कमी है, देश में भी पोषण की कमी है, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट में ये बताया गया है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 दोनों में बताया गया है कि कहीं न कहीं एनीमिया जैसी चीज़ें जो हैं वो भारत में भी मौजूद हैं। रक्त अल्पता होता है, खून की कमी है, महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों में भी कुपोषण की स्थिति देखी गई है। अगला क्या है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। इसमें क्या होता है, सेवानिवृत्ति पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, बुनियादी लाभ तक पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल, ये जो सामाजिक सुरक्षा होता है ना, इसका कहीं न कहीं अभाव है और इसके कारण भी हम इस रैंकिंग में पिछड़े हुए हैं। लैंगिक असमानता है अपने देश में, जो अलग अलग समानता, लैंगिक समानता जो होता है, नौकरी से लेकर काम से लेकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी गतिविधियों में कहीं न कहीं लैंगिक असमानता देखा जाता है। लैंगिक इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी करके तो वो जारी किया जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स है शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें हम अभी भी बेहद पिछड़े हुए हैं, जिसमें हमने लैंगिक समानता को हासिल नहीं किया है। स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्षों के लिए पुरुष महिला अनुपात 1990 में 1.43 से घटकर 2021 से 0.989 हो गया, जबकि स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष के लिए यह 1.26 से घटकर 1.06 हो गया है। यानी कि महिलाएं स्कूल तो जा रही हैं लेकिन लंबे समय के लिए अभी भी नहीं जा पा रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार AI कार्यबल में केवल 22% हिस्सेदारी रखती हैं। AI का तात्पर्य है यहाँ पर ऑल इंडिया कार्यबल में ये बोला गया है यहाँ पर कि भारत के पूरे स्तर पर अगर कार्यबल की हम लोग बात करें तो महिलाएं अभी भी कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं कम, क्योंकि उनको उतना सही से अभी भी हम आगे नहीं ला पाए हैं।
शिक्षा, राजनीति, इन सभी चीज़ों में अभी भी उनका जो स्तर है वो अभी पुरुषों के समान नहीं हुआ है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ही रिपोर्ट में बोला गया था कि कम से कम 100 साल हमें और लगेंगे पुरुष और महिला का समानता स्थापित करने में, यानी कि लैंगिक असमानता भी अपने यहाँ पर है। आगे की राह क्या बोला गया है इसमें, अब इसका क्या क्या भाई निदान क्या हो सकता है। तो आय असमानता, लैंगिक असमानता को संबोधित करें, इसके लिए हम काम करें कि महिला पुरुष को समान रूप से क्या हो, आय मिले, समान रूप से उनको स्वास्थ्य का ढांचा उपलब्ध हो, भोजन उपलब्ध हो, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन समान रूप से उपलब्ध हो। जिस प्रकार से फियरलेस आप घूम सकते हैं, महिलाएं भी घूमें, है ना। शिक्षा में निवेश को हम बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल लोगों को प्रदान कर सकते हैं जो प्रदान किया भी जा रहा है, गरीबी को संबोधित कर सकते हैं, असमानताओं को कम कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं, मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं, स्वास्थ्य, जल, बिजली, इन सभी तक मूलभूत जो सुविधाएँ होती हैं लोगों का पहुँच बढ़ा सकते हैं, नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे क्या हो, जिससे लोगों के लिए नौकरी और पैसा कमाना थोड़ा सा आसान हो जाए, शिक्षा वगैरह थोड़ा सा आसान हो जाए। धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं इसमें। स्विट्ज़रलैंड जैसे के देशों के साथ हमारा कंपेयर किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड की जितनी आबादी है उतना तो भारत के किसी एक बड़े कॉलोनी में दिख जाएगा आपको, उनके साथ हमारा कंपेयर किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस इंडेक्स की खामी को दिखाता है कि आप अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से आप कंपेयर कीजिए। जो देश गुलाम थे, जो हाल फिलहाल में आज़ाद हुए हैं, 73 वर्ष क्या होता है आज़ादी का, इतिहास में एक लाइन में 100 साल निपट जाते हैं। हमें 73 वर्ष आज़ाद हुए हैं और बहुत सारे इंडेक्स हम टॉप पर पहुंच गए हैं, इसमें भी हम पहुंच जाएंगे। तो ये भी इस इंडेक्स की कहीं ना कहीं खामियों को दिखाता है। ठीक है, तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलिए, अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगली जो न्यूज़ है वो है क्या कि ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू, इनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। एक इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट करने का जो पैनल होता है उसमें प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और एक और कोई कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। इसी में फैसला लिया जाता है बहुमत के आधार पर। और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ये दोनों थे, कौन कौन, तो सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। आपको पता ही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 3 लोगों का पैनल होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तीनों की शक्तियां समान जरूर होती हैं, लेकिन समान में प्रथम कौन होते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समान में प्रथम। ध्यान को बराबर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। समान शक्तियाँ हैं तीनों की, लेकिन समान में फर्स्ट कौन होते हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, बाकी दोनों पद खाली थे, एक इस्तीफा दे दिया अरुण कुमार गोयल जी ने, और एक पद पहले से ही खाली था। अब दोनों पदों को भर दिया गया है। अब मुझे लग रहा है आज से कल में आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा, चुनाव के डेट की घोषणा हो सकती है आज से कल में। तो इसको बस ध्यान रख लीजिएगा, इन दोनों लोगों के नाम को। आगे बढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का जो पैनल बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा एक्ट बनाकर, एक्ट 2023 ईस्वी में पारित किया गया, अब इस एक्ट का हम लोग न्यायिक समीक्षा करने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, और हो सकता है, जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा, क्योंकि सरकार का बहुमत है, सरकार जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है, जिसको चाहे उसको इसमें रख सकती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ते। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी नेक्स्ट वीक जो है भूटान की यात्रा पर जा सकते हैं, भूटान की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय। और गेलेफू प्रोजेक्ट मैं आपको समझा चुका हूं, असम के बॉर्डर के समीप में भूटान जो है एक इंटरनेशनल सिटी बनाने जा रहा है, जिसमें उद्योग धंधे और इकोनॉमी, इन सब चीज़ों की चर्चा होगी और वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्या हो, भूटान की इकोनॉमी को थोड़ा सा रिवाइव किया जा सकता है। तो गेलेफू प्रोजेक्ट तो आपको समझा चुका हूँ, लेकिन अगला देखिए क्या है। भारत आजकल फुल फॉर्म में चल रहा है, किस चीज़ को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील को लेकर। अब एक और संगठन आ गया। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था कि यूरोप के एक छोटे ही संगठन, जिसमें कौन कौन थे, नॉर्वे था, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन थे, और आइसलैंड था शायद, हाँ शायद था। उन देशों के साथ क्या किया जा रहा था, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। अब एक और संगठन EAEU, अब ये क्या बला है भाई, इसके साथ अब भारत सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा दे रही है, बातचीत करने जा रही है, और आने वाले समय में इसके साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब EAUA को हम लोग क्या बोलते हैं फुल फॉर्म,
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इसको कहा जाता है, EAUA। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ में भारत सरकार और किससे किससे बात करे फ्री ट्रेड को लेकर, तो यूरोपियन यूनियन से, यूके से, प्रधानमंत्री स्तर की बात होने वाली है अब यूके से फ्री ट्रेड को लेकर। तो आने वाले समय में हम बहुत सारे फ्री ट्रेड साइन करने वाले हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। हम एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा और भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, और हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी थोड़ा सुधार होगा। ओके, चलिए EAUA को पढ़ते हैं। बाकी भूटान जाने दीजिए प्रधानमंत्री जी को, और भूटान के प्रधानमंत्री अभी भारत आए हैं, तो अब भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं। कोई प्रेस की घोषणा नहीं की गई है। जो भूटान के प्रधानमंत्री आए, किन मुद्दों पर वार्तालाप हुई, किन चीज़ों पर साइन किया गया है, इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं आई है ऑफिशियल अभी तक। इसलिए इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको समझाऊं मैं आपको क्या समझाऊंगा, EAUA समझा देता हूं। ओके, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब ये क्या बोला है भाई, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मुख्यतः उत्तरी यूरेशिया, यूरेशिया किसको कहा जाता है, यूरोप और एशिया का जो ट्रांजिशन वाला इलाका है ना, उसको यूरेशिया कहा जाता है। जहाँ पर यूरोप और एशिया मिल रहे हैं उसको यूरेशिया कहा जाता है। जैसे रूस है ना, रूस की राजधानी तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लेकिन बाकी जो मैक्सिमम रूस का इलाका है वो एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पर इन दोनों का ट्रांजिशन, यानी कि दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ना, यूरोप और एशिया, उस इलाके के देशों को यूरेशिया कह दिया जाता है एक शब्दों में कई बार। ठीक है, स्थित राज्यों का आर्थिक संघ है। EAUA की स्थापना के लिए हुई संधि पर बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस के नेताओं ने 29 मई 2014 को हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 2015 से यह संधि लागू हो गया। आर्मेनिया और कजाकिस्तान को इस समूह के में बाद में प्रवेश दिया गया। आर्मेनिया और कजाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। 1994 में ही कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबेयव ने सबसे पहले यूरेशियन यूनियन बनाने का विचार प्रस्तुत किया था। EAUA अपनी सीमाओं के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम के मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, दरअसल में ये जितने देश हैं वो सब एक ही जगह पर हैं, और इन सब देशों में, अब ध्यान से सुनिएगा, रूस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। USSR से अलग हुए ये मैक्सिमम देश हैं इसमें। USSR याद कीजिए, शीत युद्ध के समय का USSR, उसी से अलग हुए ये मैक्सिमम देश हैं। यह संघ के भीतर संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में नीतियों का अनुसरण, समन्वय, सामंजस्य स्थापित करता है। भाई जैसे एक अपने यहाँ पर कौन सा चलता है, अपने यहाँ पर चलता है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऐसे ही करके है कुछ। ये एक छोटा सा गुट है जो क्या करता है, अपने यहाँ पर मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहा है, व्यापार और लोगों का आवाजाही का। तो इसी प्रकार से यूरेशिया में एक बना हुआ है जो वहाँ पर व्यापार और लोगों के आवाजाही को मुक्त बनाने की कोशिश करता है कि हम आपस में मिलजुल कर डेवलपमेंट करें। अब इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। ये सब के सब EAU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ये सब के सब सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कुछ तो सीखा होगा आपने। सीखने पर ध्यान दीजिए, रटने पर नहीं। सीखिए चीज़ों को, अपने दिमाग से पॉइंट को फ्रेम करना सीखिए। सोचा कीजिए किसी टॉपिक पर कि FTA होगा तो क्या फ़ायदा होगा, HDI में कहाँ कहाँ पर कमियाँ रह गई हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस से एग्जाम्पल दीजिए। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और कम पढ़ना पड़ेगा। जो आदमी जितना अच्छा सोच सकता है किसी भी मुद्दे को, उसको उतना ही कम उस पर मेहनत करना पड़ता है। बाकी तो केवल आपको फैक्ट चाहिए, पॉइंट तो आपके दिमाग में फ्रेम होने चाहिए गुरु। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए,